देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और प्लीज एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप बीच में क्वेश्चन मत पूछिएगा। जो भी आपके प्रश्न है आप उसको नोट कीजिएगा, और अगर हमारे डिलिब्रेशन में सॉल्व हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो बाद में हम लोग हर एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके बाद ही इस मीटिंग को बंद करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो कि विश्व का विशालतम विश्वविद्यालय है, NAC A++ इसे उपाधि प्राप्त है, और आप इस विश्वविद्यालय परिवार के मास्टर्स डिग्री के सदस्य हैं, जिनका एडमिशन 2022 जनवरी 17 में हुआ है। ये चीज आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी चीज है कि प्रवेश के साथ साथ आप इस विश्वविद्यालय में आपका पहचान जो कि नामांकन के थ्रू होता है, जिसको हम एनरोलमेंट नंबर कहते हैं अभी तक आप उसको रोल नंबर कहते हो, हम उसको एनरोलमेंट नंबर कहते हैं, जो 10 अंक की है। 10 डिजिट एनरोलमेंट नंबर है विच स्टार्ट्स विद 22, उसके बाद 8 डिजिट और होगा। ये यूनिक नंबर है जिससे इस विश्वविद्यालय के 35 से 40 लाख छात्रों के बीच में आपकी पहचान होगी। उस एनरोलमेंट नंबर को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब भी कोई पत्राचार करें, चाहे वो असाइनमेंट पर, अपने एग्जामिनेशन कॉपीज पर, या जहां पर भी जब आप लिखेंगे, तो इस चीज को आप अपना एनरोलमेंट नंबर सही से अंकित करें। दूसरी चीज, जिसको आप लोग जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, जैसे MA इंग्लिश है, MA साइकोलॉजी है, या जो कुछ भी, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो विषय आते हैं, जिसको आज तक आप लोग विषय कहते थे, उनको हम कोर्सेस कहते हैं। ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको प्रथम स्तर पर समझना बहुत जरूरी है। ये पहली बात होगी। प्रवेश आपका हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष रंजन नायक जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वरिष्ठ अधिकारी है क्षेत्रीय केंद्र भोपाल पर, और बहुत सारी छात्र सेवाओं को देखते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये जानना कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया कैसे जाता है। इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों की ये आकांक्षाएं होती हैं कि कुछ क्लासेस शुरू होगी तब वो पढ़ना शुरू करें। ये बिल्कुल ही गलत है। जिस दिन आपने मानस बना लिया कि आप ने इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया या ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उस दिन से ही आपकी क्लासेस शुरू हो गई। वैसे तो ये सत्र जनवरी या फरवरी तक हो जाना चाहिए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड के कारण थोड़ा थोड़ा सा सेशन जो है स्पिल ओवर हो गया है, इसलिए परंतु जो आपका सत्र है वो जनवरी सत्र ही माना जाएगा। लेकिन आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अगर नहीं की है तो तात्कालिक प्रभाव से शुरू कीजिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको जिस आपने प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जानकारी मतलब कैसे आपको शुरू करना है, कौन कौन से विषय हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से विषय होंगे, कौन सा असाइनमेंट बनाना, कब एग्जाम होगा, इन सारी जानकारियों का जो संकलन है, एक मतलब उसका जो कंपाइलेशन है, वो प्रोग्राम गाइड नामक एक पुस्तिका आती है, जिसको हम कार्यक्रम दर्शिका भी कहते हैं, उसमें उपलब्ध है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस प्रोग्राम गाइड को आप डाउनलोड कर लें, और इस प्रोग्राम गाइड में पूरा डिटेल्स एक बार कर्सरी निगाहों से उसको जरूर से पढ़ लें, सरसरी नजरों से। अगर मान लीजिए आप फुल पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़िए। अगर आपने प्रोग्राम गाइड को देख लिया या कोई डाउट आया तो अगर आपने इसको रेफर कर लिया तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। ये प्रोग्राम गाइड इग्नू की वेबसाइट पर सर्च बार में जाके आप अपने प्रोग्राम को नाम और उसका गाइड करेंगे तो वो अपने आप आपको मिल जाएगी। इजिली डाउनलोडेबल है, आप मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं। सेकेंड चीज है कि आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू कैसे होगी। देखिए, जो पढ़ाई शुरू होती है वो आपको पाठ्य सामग्री स्व अध्याय से है, क्योंकि इग्नू का जो पेडागोजी है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो है जो सबसे मेजॉरिटी है वो दैट इज प्रिंट मटेरियल जो आपके घर पर आएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के घर पर आ चुका है, और जो भोपाल के विद्यार्थी हैं उनको भोपाल क्षेत्र केंद्र से आके कलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ जब उनका मटेरियल आ जाएगा तो उनको सेक्शन द्वारा फोन किया जाता है उनके नंबर पर, और वो आके कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका मटेरियल नहीं आता, आप ई ज्ञान कोश से उस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई शुरू कर दें। जब आप मटेरियल को डाउनलोड करेंगे या मटेरियल को खोल के पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए सपोज कोर्स नंबर 1 है, जो भी कोर्स है, सपोज MEG 001 है, उस कोर्स में 4-5 बुकलेट्स होंगे, और उन बुकलेट को कहते हैं हम उन बुकलेट को कहते हैं ब्लॉक्स। और उन एक बुकलेट के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर
7 8 चैप्टर्स होते हैं। इन चैप्टर की जो नई टर्मिनोलॉजी है हम उनको यूनिट बोलते हैं। चैप्टर या यूनिट समझ लीजिए चैप्टर की तरह ही होता है, और उस यूनिट में आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको आपको एक एक यूनिट को बहुत ही थॉरली पढ़ना है। इन बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना है उस यूनिट को, और उसको स्व अध्याय करना है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ आपको समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को आप नोट करेंगे, और उन समस्याओं को जो भी, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से, अभी ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग सेशन शुरू नहीं हुए हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो, इसमें आपको जो भी काउंसलिंग होंगी उन काउंसलिंग्स में आना अनिवार्य नहीं है, परंतु आप अपने टीचर से आप अपना जो भी डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं। इन बिटवीन अगर कोई वाकई बहुत ही सीरियस एकेडमिक डाउट हो तो आपका एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल आईडी दिया हुआ है, जो आपके प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस में दिया, उनको भी आप मेल करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको स्वयं से पढ़ना। जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स को आप जरूर से पढ़िएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। वंस यू कंप्लीट रीडिंग द ऑब्जेक्टिव, तब आप पूरा चैप्टर को यानी यूनिट को पढ़िएगा, और एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव को रिविजिट कीजिएगा ये देखने के लिए कि क्या आपके वो चारों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए या पांचों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। जो ये चैप्टर्स या यूनिट लिखे गए हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को किताबों को पढ़ने में बहुत बोरियतनामा होता है, लेकिन ये किताबों से अलग है, इसीलिए हम स्व अध्याय पाठ्य सामग्री कहते हैं। इसमें जो ये स्व अध्याय पाठ्य सामग्री है, और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी इंस्ट्रक्शन उसी में दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो एक बहुत ही रोचक ढंग से ये लिखा गया यूनिट होता है, जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता, कुछ 2-3 व्यक्ति मिलकर लिखते हैं, और उसके बाद हर यूनिट में 2-3 अलग अलग व्यक्ति लिखते हैं, जो उस विषय के, उस विधा के जो सबसे एक्सपर्ट होते हैं वो इस यूनिट को लिखते हैं। तो इस तरह से जब आपकी यूनिट आपने पढ़ ली, तो यूनिट के पीछे आप देखेंगे कि आपको प्राप्त होगा कुछ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को भी आपको लिखना है, और उन क्वेश्चंस को लिख के उसको देखना है कि क्या आप सही से लिख पा रहे हैं, या उसके बाद में कुछ उसके हिंट्स होते हैं, या आप खुद से चेक करा सकते हैं या अपने पीयर ग्रुप से चेक करा सकते हैं। तो एक आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए कुछ उसमें डाउट आ रहा है तो उसमें साइड में मार्जिन्स होते हैं, उन डाउट्स को आप लिख सकते हैं, और फिर काउंसलिंग के समय आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि शायद कुछ क्लासेस शुरू हो। देखिए, क्लासेस नहीं हमारे क्या होती है, हम इसको कहते हैं एकेडमिक काउंसलिंग। ये एकेडमिक काउंसलिंग अब हाइब्रिड मोड में होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का जैसे फेसबुक सेशन हो रहा है वो भी एक एकेडमिक काउंसलिंग है। अगर ज्ञान दर्शन से जो रिले हो रहा है वो भी एक तरह की एकेडमिक काउंसलिंग है, और जो वर्चुअल काउंसलिंग हो रही है वो भी एक तरह की एकेडमिक काउंसलिंग। और फेस टू फेस मोड में अगर परिस्थितियां सब सामान्य रही तो आप भविष्य में फेस टू फेस मोड में आपके अध्ययन केंद्रों पर एकेडमिक काउंसलिंग होंगे। उसका जो पर्पस होता है कि जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है मेनली, और जब आप वहां जाते हैं तो उस विषय के जो कठिन विषय वस्तु होते हैं, यानी जो हार्ड स्पॉट्स होते हैं, उन हार्ड स्पॉट्स को हम लोग हमारे टीचर्स उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद आपके वहाँ जो मित्रगण भी होते हैं, जो सहपाठी होते हैं, पीयर ग्रुप्स जिनको कहते हैं, उनके भी डिस्कशन से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहीं वर्किंग होते हैं, जो जिनको टाइम नहीं मिलता या जिन्हें आवश्यकता नहीं होती, तो वो एकेडमिक काउंसलिंग के दौरान नहीं जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक काउंसलिंग कंपलसरी नहीं होती। तो ऐसे में अगर एकेडमिक काउंसलिंग में संख्या कम होती है तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार इंटेंसिव काउंसलिंग का प्रावधान है, और एकेडमिक काउंसलिंग में अगर संख्या और कम होती जाती है तो एक समय के बाद एकेडमिक काउंसलिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन अभी सब कुछ वर्चुअल मोड में हो रहा है, और वर्चुअल मोड में भी देखिए, आज हम लोगों ने इनविटेशन बहुत सारे विद्यार्थियों को दिया था इंडक्शन मीटिंग में, लेकिन अभी तक मात्र 44-42 विद्यार्थी आए हैं। तो
हाँ, तो एकेडमिक काउंसलिंग में जब भी आपको आमंत्रण मिले, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फेस टू फेस मोड हो, आप अधिक से अधिक संख्या में जाइए और आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रशासनिक रूप से एकेडमिक काउंसलिंग में आने का कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ये आपके 3 चरण की बात मैंने आपको बताई, जिसमें पहला आपका प्रशासनिक, आपको देखना आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम, आपके कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज ये कोड से होते हैं। उसके तत्पश्चात आपको मटेरियल मिलेगा। मटेरियल, जिन लोगों ने मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में मांगा है और फीस भरते समय 15 या 25% 15% शुल्क का डिस्काउंट लिया है, उनको मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, उनको सॉफ्ट कॉपी में ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करना पड़ेगा। और जिन्होंने मटेरियल के लिए हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया, फुल फीस के लिए किया, उनको उनके घर पर मटेरियल मिलेगा। जो मटेरियल का डिस्पैच स्टेटस है, आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि उसमें आपका मटेरियल की क्या स्टेटस है। जो भोपाल के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से फोन जाएगा और वो यहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, उस मटेरियल को आपको लेके इमीडिएटली पढ़ना शुरू कर देना है। उसके पहले आपको प्रोग्राम गाइड पढ़नी है और इस तरह से आपकी एक पहली चरण की पढ़ाई पूर्ण होती है जब आप मटेरियल को पढ़ लेते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, फिर मैं अपने साथी डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम को आमंत्रित करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स के लिए बात करने के लिए। जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम गाइड देखेंगे या मटेरियल देखेंगे, उसमें कई जगह ये लिखा हुआ क्रेडिट। अमूमन मास्टर्स लेवल पर 6 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। 6 क्रेडिट का अर्थ होता है, एक क्रेडिट का अर्थ होता है कि 30 घंटे का समय आपको उसमें लगाना है पूरे सेशन में। इस 30 घंटे में 80 से 85% आपको उस मटेरियल को पढ़ना है, 10% लगभग आपकी काउंसलिंग होती है और 10% में आपको असाइनमेंट्स लिखना और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा, लेकिन जो मेजॉरिटी चंक है वो आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल से पढ़े। अगर कोई कोर्स 6 क्रेडिट का है तो इसका मतलब 6 इंटू 30 यानी 180 आवर्स मिनिमम आपको लगाना है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लगाएंगे वो आवर्स, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्रेडिट सिस्टम का है कि आपको समझने के लिए कि हमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है और घंटों में। और ये आपका ज़्यादातर लोगों का 1 वर्षीय कोर्स है। इसमें शुरू हुआ है जनवरी 22 में और इनका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स होगा वो होगा दिसंबर 2022 में। अब नेक्स्ट मैंने पूरे इंडक्शन मीटिंग को 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट ये सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदत्त की। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम को, जो आपको असाइनमेंट्स के बारे में, क्योंकि उसकी बहुत क्वेरीज होती है, और किन्हीं उसमें प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकम होता है उनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अंशुमन। आप सभी को नमस्कार। आज की इंडक्शन मीटिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि मेरे साथी डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोगों का पहला परिचयात्मक सत्र है जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। और बेसिकली जो पर्पस है इस मीटिंग का वो आप लोगों को जो आपकी एकेडमिक जर्नी में जितने भी आपको माइलस्टोन्स कवर करने हैं और आपके इस जर्नी की एकेडमिक जर्नी के दौरान जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या रिसोर्सेज या लर्नर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इस सब के बारे में एक बेसिक प्रिलिमिनरी जानकारी हम लोग आपको देते हैं, जिससे आप लोगों का एक ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन या परिचय आपकी एकेडमिक जर्नी विद इग्नू के साथ हो जाए। अभी एक लर्नर ने मैसेज किया था चैट बॉक्स में कि वॉइस ब्रेक कर रही है, तो आई होप कि आई एम ऑडिबल। अंशुमन, क्या मेरी आवाज मैम थोड़ा सा माइक के और अप्रॉक्सिमेटली आ रही है, वॉइस तो आ रही है लेकिन थोड़ा सा डिम है। अभी क्लियर है अंशुमन? जी मैम क्लियर है। ओके, सो जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है आप लोगों को असाइनमेंट्स के बारे में परिचय देने का, बात करने का, तो मैं बहुत ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी, जिससे कि थैंक यू गणपत जी। आई थिंक नाउ इट इज ओके, आई एम यू आर एबल टू हियर मी नाउ।
बेसिकली एक ब्रीफ आपको एक ओवरव्यू दूंगी असाइनमेंट्स और सत्रीय कार्य के बारे में कि सत्रीय कार्य क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप किस प्रकार से इनको कर सकते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ओपन सेशन में ले पाएंगे। तो मैं अपनी बात थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगी बिकॉज आने वाले टाइम पे जैसे डॉक्टर अंशुमन ने आपको बताया कि आपको कुछ यूनिवर्सिटी ने पहले ही लिटरेचर या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें एक मेजर बुकलेट है जिसको हम लोग प्रोग्राम गाइड कहते हैं। ये प्रोग्राम गाइड आपका एक तरीके से बाइबल या रेफरेंस जर्नल या लिटरेचर होना चाहिए जिसको आपको अपने पास बिल्कुल हैंडी रखना है फॉर रेडी रेफरेंस। ये वो किताब है, वो पुस्तक है जिसमें आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आपके प्रोग्राम में आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, वो पेपर्स थ्योरेटिकल हैं या प्रैक्टिकल हैं या प्रोजेक्ट हैं, वो जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। चूंकि आपने अभी नया एडमिशन लिया है, हालांकि कुछ हमारे लर्नर्स पुराने हैं इन द सेंस कि वो पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी शुरुआती दौर पे थोड़ी दिक्कत हमारे लर्नर्स को इसलिए आ सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक्रोनिम्स या शॉर्ट टर्मिनोलॉजी का, नॉमेनक्लेचर का यूज बहुत किया जाता है। हम लोग अपने, जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे कि हम लोग जहाँ आम भाषा में कोर्स कहा जाता है, हम लोग अपने पाठ्यक्रम में प्रोग्राम टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और हर प्रोग्राम में कुछ पेपर्स या कोर्सेज हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हर कोर्स में, हर पेपर में यूनिवर्सिटी ने एक असाइनमेंट या सत्रीय कार्य का प्रावधान रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पाठ्यक्रम में, आपके प्रोग्राम में जितने कोर्सेज हैं, आपको उतने असाइनमेंट्स या सत्रीय कार्य करने हैं। ये सत्रीय कार्य क्या होते हैं? बेसिकली आपका जो कोर्स कंटेंट है, आपका जो पेपर है, उसके कंटेंट से कुछ प्रश्न यूनिवर्सिटी ने निकाले हैं जो यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये वो प्रश्न है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोर्स कंटेंट को बेहतर करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स प्रश्न, कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न यूनिवर्सिटी ने हर कोर्स से सेलेक्ट किए हैं और ये जो प्रश्न है वो आपके सत्रीय कार्य बनाते हैं। ये सत्रीय कार्य ऑलरेडी एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, इस आशा के साथ कि जब आप कोर्स अध्ययन करें, आपकी पढ़ाई करें, तो ये जो प्रश्न पत्र हैं, जो सत्रीय कार्य के प्रश्न हैं, उनको साथ में रखते हुए अपनी पढ़ाई का संपादन करें, अपनी कोर्स कंटेंट की जो भी आपकी मैपिंग है, कंटेंट मैपिंग है, उसको करें, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर कोर्स है वो बेहतर हो पाए। एक इसमें जरूरी बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी में नॉर्मली हर सेशन में सत्रीय कार्य और जो आपका सत्रांत परीक्षा होती है, जिसे हम टर्म एंड एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें एक अच्छा खासा लिंक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपना सत्रीय कार्य बहुत ईमानदारी से, मेहनत के साथ और कोर्स की पढ़ाई करने के बाद करते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लर्नर्स की ऑलमोस्ट 80 to 90% पढ़ाई और तैयारी को सत्रांत परीक्षा स्वतः ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बेसिकली ये जो सत्रीय कार्य है, उनका पर्पस एक ये है कि आपको आपकी सत्रांत परीक्षा के लिए एक पेसिंग के साथ तैयार करना और आपको ये बताना कि आपका जो सत्रीय कोर्स कंटेंट है उसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको फोकस करना है ड्यूरिंग योर स्टडी। सत्रीय कार्य का एक टेक्निकल इंपॉर्टेंस भी है, ये एक मैंडेटरी कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम कंप्लीशन के लिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम के बाकी कंपोनेंट्स पूरे कर लिए, लेकिन किसी कारणवश आपने सत्रीय कार्य या असाइनमेंट्स का संपादन नहीं किया, उनकी सबमिशन नहीं की, या उसमें आपको पासिंग अवार्ड्स नहीं मिले, तो उस स्थिति में यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी। तो दैट मीन्स दे आर ए मैंडेटरी कंपोनेंट एंड यू हैव टू compulsorily complete these assignment responses so as to complete your program सक्सेसफुली। तीसरा इसका एक टेक्निकल इंपॉर्टेंस और है सत्रीय कार्य की। जो सत्रीय कार्य है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सत्रांत परीक्षा के साथ उनका एक जुड़ाव है, दे आर कनेक्टेड नॉट जस्ट इन हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है फॉर सिटिंग इन द थ्योरी एग्जामिनेशन।
इसका मतलब ये है जिस भी पेपर के लिए आप थ्योरी एग्जाम देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का ये नियम है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले एक निश्चित तिथि के दौरान, एक निश्चित अवधि के अंदर अंदर आप अपनी असाइनमेंट रिस्पॉन्स आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट करें। तो ये 3 इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है सत्रीय कार्यों की या असाइनमेंट्स की। एक आपकी सत्रांत परीक्षा की तैयारी के लिए, कोर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके कोर्स स्ट्रक्चर में, उसके लिए ये इसकी एकेडमिक इंपॉर्टेंस हो गई। टेक्निकल इंपॉर्टेंस में दे आर मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोग्राम एंड दे आर मैंडेटरी फॉर सिटिंग इन द थ्योरेटिकल टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये तो इम्पोर्टेंस होगी सत्रीय कार्यों की। दूसरी चीज ये है, इसी के साथ एक प्रश्न आता है कि सत्रीय कार्य आपको कहाँ से मिलेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन सत्रीय कार्य हर कोर्स का प्रोवाइड करती है। हमारे जो लर्नर्स हैं वो 2 प्रकार के लर्नर्स हैं। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने ऑनलाइन मटेरियल ऑप्ट किया है, एक कैटेगरी वो है जिन्होंने प्रिंटेड वर्जन ऑफ मटेरियल ऑप्ट किया है। दोनों ही कैटेगरी ऑफ लर्नर्स को असाइनमेंट्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इग्नू की वेबसाइट से लेनी है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी आपको घर पर असाइनमेंट नहीं भेजेगी, वो आपके कोर्स मटेरियल में लगे हुए नहीं होंगे। बेसिकली एक रिपोजिटरी है इग्नू की वेबसाइट में, स्टूडेंट जोन सेक्शन में, जहां पर असाइनमेंट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये रिपोजिटरी आपको मालूम होना है। और रिपोजिटरी, क्योंकि हम रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि इग्नू की वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करेंगे, बिकॉज वेबसाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है, अपडेटेड जानकारी है जो शायद आपकी प्रोग्राम गाइड में नहीं होगी, और बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जो आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो आपकी एकेडमिक जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको सहायक सिद्ध होंगे। तो इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in, ये वेबसाइट आपको रेगुलरली विजिट करनी है फॉर एक्सेसिंग वेरियस रिसोर्सेज। डॉक्टर अंशुमन ने जैसे अभी आपको बताया था कि कुछ लर्नर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मटेरियल अभी तक पहुंचा नहीं है। वो लर्नर्स के लिए इग्नू ने ऑलरेडी सॉफ्ट या डिजिटल फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल अपनी ई ज्ञान कोश नाम के लिंक में प्रोवाइड किया है, जैसे मेरे साथी अंशुमन जी ने भी बताया था। तो वो मटेरियल भी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनकी जानकारी अभी आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगी और आप खुद डिस्कवर कर पाएंगे व्हेन यू विजिट द वेबसाइट। बट टू स्टार्ट विद, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट थिंग, यू नीड टू डाउनलोड द असाइनमेंट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इग्नू। हर प्रोग्राम का असाइनमेंट का जो लोकेशन है वो इग्नू का जो डाउनलोड सेक्शन है, स्टूडेंट जोन पे आप जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन होगा, डाउनलोड सेक्शन में असाइनमेंट करके एक सब लिंक है, उससे आप खोल लेंगे। जब आप इस लिंक को खोलते तो आप देखेंगे कि असाइनमेंट्स को यूनिवर्सिटी ने लेवल वाइज अरेंज किया हुआ है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स अलग लगे हुए हैं, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स अलग एक सेक्शन में है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स एक अलग सेक्शन में है। इसी प्रकार से टॉप मोस्ट सेक्शन इज फॉर पीजी प्रोग्राम एंड उस पे आप अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग आपको जैसे गीतू ने पूछा कि हम लोग स्क्रीनशॉट पे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, हम लोग बिल्कुल दिखा सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, पहले मैं इसको अंशुमन, आर यू देयर? हेलो, हाँ अंशुमन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. We can hear you. हाँ प्लीज आप एक बार उसको स्क्रीन को प्रेजेंट कर देंगे असाइनमेंट लिंक का। अच्छा करता हूँ, एक मिनट में करता हूँ। जी जी, तो ये लिंक आप उसको असाइनमेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसका असाइनमेंट्स आपको टॉप पोस्ट में मिल जाएगा। उसमें आपको आपकी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने बताया था इग्नू में एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज होते हैं, तो आपको ये अपने को फेमिलियराइज जरूर करना है कि आपके प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है। अब ये फेमिलियरिटी आप कैसे लेंगे? प्रोग्राम गाइड देखकर और प्रोस्पेक्टस देखकर। तो आपकी जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है उसका पेज को आप स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट लेके, स्कैन करके एक फाइल बना लीजिएगा, सो दैट यू नो कि आपके प्रोग्राम में इतने कोर्सेज हैं और हर कोर्स का कोड ये है। तो पहले आपको आपका प्रोग्राम गोइंग बाय द प्रोग्राम कोड सर्च करना है। जी योगेंद्र, बस 5 मिनट दीजिएगा, मैं एक बारी एक ओवरव्यू दे दूं, देन वी विल टेक क्वेश्चंस। ओके मैम जी, वो आप प्रोग्राम कोड
से आपकी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, देन कोर्स कोड सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपका कोर्स कोड का पूरा पेज खुल जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि असाइनमेंट्स जो है वो ईयर वाइज यूनिवर्सिटी ने अपलोड किए हुए हैं। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन का विषय रहता है कि आप कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें तो 2 या 3 या 4 साल के असाइनमेंट्स लगे हुए हैं। जुलाई 21 का असाइनमेंट होगा, जनवरी 20 का असाइनमेंट होगा, तो आपको कौन सा असाइनमेंट लेना है। तो आप लोगों के लिए थंब रूल ये है किसी भी लर्नर के इग्नू के, कि चूंकि सत्रीय कार्य सत्रांत परीक्षा के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, एंड इट इज अ prerequisite condition for filling the examination form and sitting in the term and examination। तो जिस सेशन की आप एग्जाम दे रहे हैं उससे जो मिनिमम ड्यूरेशन लगी हुई है वो आप उसका सत्रीय कार्य लेंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और टू सिंप्लीफाई इट, फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया, आपका सालाना प्रोग्राम है और पहली एग्जाम आप दिसंबर 2022 में देंगे, तो आपके लिए जो असाइनमेंट एप्लीकेबल होगा वो जनवरी 2022 में जो यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट रिलीज किया है वो एप्लीकेबल होगा। तो जनवरी 2022 सत्र का जो अपलोडेड असाइनमेंट है आप उसको डाउनलोड करके एक फाइल में पेस्ट कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो आपकी क्वेश्चन पेपर होगी और उसके रिस्पॉन्सेज आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो पार्ट मैडम को जिसमें दिखाना है क्या? हाँ, एक कोई भी सैंपल दिखा दें अंशुमन आप प्लीज। मास्टर्स लेवल का, पीजी लेवल का एक कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करके एमए साइकोलॉजी ले लेते हैं, ऊपर टॉप पे होगा, या जो आपको सूट करता है अंशुमन वो प्लीज। हाँ, जैसे अब आप ये देख रहे हैं एमए साइकोलॉजी का हम लोगों ने असाइनमेंट लिया। अंशुमन एक बार पीछे प्लीज बैक जाएंगे। आप जब इसको एमए साइकोलॉजी का स्क्रीन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जुलाई 2021, जनवरी 22 के नीचे और बहुत सारे ईयर्स हैं। तो चूंकि आप जनवरी 2022 के लर्नर हैं और दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, क्योंकि आपका ये एनुअल एकेडमिक प्रोग्राम है, तो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने सेलेक्ट किया था, आप ये वाला फर्स्ट वाला जो आपका एप्लीकेबल असाइनमेंट है आपके केस में जुलाई 2021 और जनवरी 2022 का असाइनमेंट को ओपन कर लेंगे। अंशुमन प्लीज। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन ओपन हो गया। नाउ आप ये देखेंगे इसमें जितने भी आपके एमए साइकोलॉजी प्रोग्राम में जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनके फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एमपीसी 01, एमपीसी 02, एमपीसी 03, 4, 5, 6, पहले साल में एमए साइकोलॉजी में 6 कोर्सेज हैं, तो आपको 6 कोर्सेज 6 पेपर्स के असाइनमेंट्स वन आफ्टर अनदर दिख जाएंगे। जो पहली इसकी असाइनमेंट की बुकलेट है उसमें फर्स्ट 2 या 3 पेजेस वुड बी अबाउट द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, कहाँ जमा करना है, कब जमा करना है, इस तरह के जो बुनियादी प्रश्न हैं उनकी जानकारी आपको पहले 2 या 3 पन्नों के में मिल जाएगी। ये स्थिति हर प्रोग्राम के असाइनमेंट बुकलेट में आपको मिलेगी। तो हम लोग अपने लर्नर्स को एडवाइस करते हैं कि before they start writing the assignment response, they should first read the guidelines that have been stated by the university on the first 2 or 3 pages of the assignment booklet। अब वो करने के बाद इसमें जो जानकारी है उसका मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ। असाइनमेंट की जो रिस्पॉन्स आपको लिखनी है वो आपको कहीं से कॉपी नहीं करनी है। जो रेलेवेंट कोर्स मटेरियल है, जो रेलेवेंट पेपर का स्टडी मटेरियल है, उसको पढ़ने के बाद करनी है। पढ़ाई करते करते जैसे डॉक्टर अंशुमन ने आपको बताया था, आप साइड पे कुछ अपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन और रीडिंग अगर कोई काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज होता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने एकेडमिक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you will be writing the assignment response only after you have studied the course material thoroughly। बहुत सारे आपको nefarious, spurious, unauthentic वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको असाइनमेंट्स। जी अंशु। मैम एक इशू है जो शायद कल भी लोगों ने पूछा था और अभी भी 1-2 लोगों ने पूछा है, और फिर इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। जैसे किसी ने कहा कि एमईजी में
January में only 17 and 18 are available. This is because अंशुमन शायद सॉरी कट गया था। जी जी किसी ने कल पूछा था कि MEG में सिर्फ 16 and 17 वो है। मैं अभी उसको शो करके आपको दिखाता हूँ कि वह ऐसा क्यों है। बिकॉज बाकी जो है वो पीछे वाला जनवरी 22 के लिए वैलिड है, तो इसलिए सिर्फ 17 and 18 है। ये चीज मैम कल भी एक इशू आया था, तो मैं ये सोचा था इनको दिखा देता हूँ। नहीं, इसमें तो बेसिकली क्या है कि हर असाइनमेंट क्वेश्चन में एक्सेप्ट एक या दो एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जिसमें आपको आपके कोर्स की करंट असाइनमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, और उस केसेस में वी टेक अप द मैटर विद द कंसर्न स्कूल, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अंशुमन का प्रश्न करेक्टली। लेकिन बहुत सारे केसेस में या सारे असाइनमेंट के केसेस में, जैसे अभी MS साइकोलॉजी का हम देख रहे थे, ये जुलाई 21 का असाइनमेंट रिलीज किया हुआ है, जिसकी वैलिडिटी नॉर्मली 1 साल की रहती है। हर असाइनमेंट की जो वैलिडिटी है वो एक एकेडमिक ईयर के लिए रहती है। तो मान लीजिए आपने जनवरी का असाइनमेंट, हाँ मैम ये मैं कहना चाह रहा था। हेलो, हाँ जी जी अंशु, देखिए ये जो जैसे MEG की बात करता हूँ मैं जी, ये MEG का जो, एक मिनट में, ये MEG का असाइनमेंट है जी, सबको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि ये जनवरी 22-23 में जो है ये सिर्फ 17-18 है, क्योंकि ये ऑप्ट जो है सेकेंड ईयर में किया। बाकी ये जो है ना जुलाई 20 जनवरी 22 हाँ, यानी exactly. जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उन पर यही लागू होगा। जी बिल्कुल, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर असाइनमेंट के साथ ये सत्र लिखा हुआ है कि कौन से सत्र के उस स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। और चूंकि आप लोगों ने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि आप दिसंबर में परीक्षा देंगे, और दिसंबर की परीक्षा के साथ साथ आप लोग अपना असाइनमेंट जमा कर पाएंगे, तो आपको जनवरी 2022 का यही वाला जो असाइनमेंट एप्लीकेबल है, उस केस में आपको ये असाइनमेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ कैटेगरी ऐसे भी हो सकती हैं, क्योंकि ये मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन की हम लोग बात करते हैं, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि वो लर्नर्स जो अगर समय से अपना असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए तो वो लोग क्या करेंगे, बट दैट इज फॉर लेटर ऑन। अभी हम लोग ये मानते हुए चलेंगे कि you will be sitting in the examination after completion of your first year minimum duration, that is for December 2022 examination. So coming back to the point, आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, उसको एक फोल्डर में रख लेंगे, और उसका कोशिश करेंगे प्रिंट आउट साथ में निकाल के रखें, बिकॉज व्हेन यू सबमिट द असाइनमेंट रिस्पॉन्स, यूनिवर्सिटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि जो प्रिंटेड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर है दैट यू विल बी अटैचिंग विद द असाइनमेंट रिस्पॉन्स। अभी ये चर्चा से पहले हम लोग असाइनमेंट कहाँ लिखना और कैसे लिखना है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अलीना, हम लोग अभी बात करेंगे आपको क्या करना है, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन ने बताया, जुलाई 2021 डैश जनवरी 2022 असाइनमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोडेड है। इसका मतलब ये है कि वो लर्नर्स जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया और वो लर्नर्स जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया, दोनों बैचेस ये वाला असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्स लिखकर अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं। हर प्रश्न पत्र के ऊपर, हर सत्रीय कार्य के ऊपर कि वो कौन सा, ये आप इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन के ऊपर जैसे हम लोग नॉर्मली एक टैगिंग करते हैं कि कौन से पाठ्यक्रम कोड कौन सा है, सत्रीय कार्य कोड कौन सा है, TMA 2021-22। इसका पहला पन्ने, अगर हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, अंशुमन एक मिनट बैक करेंगे प्लीज। अच्छा, बैक करता हूँ मैं। जी जी जी, नहीं बैक इन द सेंस, ओके। तो बेसिकली आप जब असाइनमेंट की लिंक खोलेंगे तो उसमें सॉरी मैम, ये आउट हो गया था, मैं एक मिनट बैक कर, एक मिनट। तो उसमें वो ईयर लिखा होता है जो ईयर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। हम चूंकि आप जनवरी 2022 के लर्नर्स हैं और पहली परीक्षा दिसंबर 2022 में देंगे, तो वो असाइनमेंट जिसके ऊपर जनवरी 2022 लिखा हो, चाहे वो स्टैंड अलोन लिखा हो या जुलाई 2021 के साथ लिखा हो, आप लोग वो असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
असाइनमेंट की पुस्तिका या प्रश्न पत्र जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, एक फोल्डर में बना लेना है, रख लेना है और कोशिश करनी कि आप उसका प्रिंट आउट ले पाए, क्योंकि जब आप असाइनमेंट रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे तो उसके प्रश्न पत्र जो है वो आपको उसके साथ आपके रिस्पॉन्स के साथ लगाना है। जैसा कि हर असाइनमेंट क्वेश्चन की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, असाइनमेंट आपको अपने हाथ से लिखना है। प्रिंटेड वर्जन्स अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड अदरवाइज आप लोगों को प्रिंटेड असाइनमेंट रिस्पॉन्स नहीं जमा करना है। टाइप्ड रिस्पॉन्सेज आर नॉट एक्सेप्टेबल, दे हैव टू बी रिटन इन योर ओन हैंड। आप फुल स्केप पेपर ले सकते हैं, रूल्ड पेपर्स ले सकते हैं, रजिस्टर के पेजेस ले सकते हैं, प्लेन पेपर्स ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर क्लीन आप वो रिसोर्सेज को अपनी असाइनमेंट रिस्पॉन्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है कि आपको रजिस्टर के पेजेस ही लिखने हैं या फुल स्केप पेपर ही लिखना है या रूल शीट्स ही लेनी है या पंच्ड शीट्स ही लेनी है। हालांकि प्रोग्राम गाइड में और गाइडलाइंस में हम लोग फुल स्केपिंग की बात करते हैं, बट यू कैन टेक एनी अदर फॉर्मेट आल्सो प्रोवाइडेड it is clean, it is white and it is not torn or damaged। उस पेपर पे आप ब्लैक ब्लू इंक से आपके असाइनमेंट रिस्पॉन्स लिखेंगे और उसको लिखने के बाद नंबरिंग करेंगे पेजेस की, टैगिंग अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से टाई करेंगे, चाहे आप उसको स्टेपलर करें, चाहे फाइलिंग करें, चाहे स्पाइरल बाइंड कराएं, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। ओनली थिंग इज कि पेजेस शुड बी bound together, there should be a continuity in the pages and question paper should be attached with it। First page of your assignment response will be carrying your registration details, जिसमें आपके enrollment number, जो आपकी roll number है, आपका नाम, आपका प्रोग्राम, किस कोर्स कोड का आपने असाइनमेंट लिखा है वो कोर्स का कोड, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर वो आप मेंशन करेंगे। टाई करने के बाद निश्चित अवधि तक, निश्चित तिथि तक एज पर द कैलेंडर उसे आप अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करेंगे। सबमिशन कैन बी डन इन पर्सन, इट कैन बी डन थ्रू समबडी, इट कैन बी सेंट बाय पोस्ट। आप सबमिशन अपने खुद जाकर कर सकते हैं, जो स्टडी सेंटर के फंक्शनल आवर्स हैं। आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं, आप किसी के हाथ भेज सकते हैं। तीनों स्थिति में यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है, एडवाइस करती है कि आप असाइनमेंट रिस्पॉन्स का कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस अपने पास रखेंगे। जो भी सबमिशन मोड आपने किया है उसकी रिसीविंग या रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे। अगर आप बाय हैंड जमा करते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर्स नॉर्मली आपको एक रिसीविंग देते हैं, वो रिसीविंग आप अपने पास रखते हैं। यदि वो रिसीविंग नहीं दे पा रहे हैं, रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, तो आप सिंपली उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ रख सकते हैं। Can I ask a question now? इस स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको आपकी असाइनमेंट रिस्पॉन्स की कॉपी जरूर रखनी है। लास्ट पॉइंट, असाइनमेंट की जो, क्योंकि ये एक इवैल्यूएटेड कंपोनेंट है जिसका नंबर आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ने हैं, तो ये आपको इंश्योर करना है, ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी ने अपने लर्नर्स को दी हुई है कि ये आप इंश्योर करें कि जब भी आपने असाइनमेंट सबमिट किया तो एक निश्चित अवधि तक उसके नंबर, उसके अवार्ड्स, उसके ग्रेड्स आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो एक निश्चित अवधि के बाद आपको आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है। तो ये कौन सा पीरियड है जो जिस पीरियड के बाद आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है? दैट इज नॉर्मली 45 डेज आफ्टर द टर्म एंड एग्जामिनेशन, क्योंकि आप असाइनमेंट एक टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ के लिए जमा कर रहे हैं, वो एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये मान के चलना है कि जब आपका थ्योरी के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके साथ साथ आपके ग्रेड कार्ड में जो आपने असाइनमेंट जमा किया है उसके नंबर भी रिफ्लेक्ट हो। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे केसेस में पहला आप ये चेक करेंगे कि असाइनमेंट सबमिशन जो आपने किया वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टेटस रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये स्टेटस भी आपको स्टूडेंट जोन में मिलेगा। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स स्टूडेंट जोन में एज ए पेज यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है, जो जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अगेन स्टूडेंट जोन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन स्टेटस करके एक लिंक है, उसे आप खोलेंगे। उस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या लिंक पे आप जैसे ही आप खोलेंगे तो यूनिवर्सिटी आपसे आपकी एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम मांगेगी। वंस यू ओपन दैट, आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन की चिट्ठा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप पाएंगे। उसी पेज पे राइट साइड पे बॉटम पे एक असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस करके लिंक है।
45 days after the term and examination, if your grade card is not reflecting your assignment result, you will be checking the status on this link. In case it is not there, then you will be first contacting your study center, and if you do not get any satisfactory response there, you will be contacting the regional center. So this is all about the cycle of assignment activity that you're supposed to be doing while you're attached with the university as a learner. बाकी कुछ प्रश्न आपके ड्यूरिंग द कोर्स जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे आ सकते हैं. उस केस में यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस ऑन मेल एट RC Bhopal. जो ईमेल आईडीज हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करी, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू. ओवर टू अंशु. हाँ, वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस. कुछ प्रोग्राम्स में वो एल भी है MSW में, और ओके लैब उसमें भी थोड़ा सा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हो. जी, अब ये बात अभी हम लोगों ने करी थी असाइनमेंट्स की. आप जब प्रोग्राम गाइड देखेंगे तो प्रोग्राम गाइड में जैसे अभी हम लोग बता रहे थे कि आपके प्रोग्राम की स्ट्रक्चर उसमें मेंशन है. असाइनमेंट कंपल्सरीली हर कोर्स का हिस्सा है, मतलब हर कोर्स का हर पेपर में आपको एक असाइनमेंट करना है. इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें लैब कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज और प्रोजेक्ट कंपोनेंट है. तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जिस कोर्स के आगे एल लिखा होगा वो या तो फील्ड वर्क होगा या लैब कोर्स होगा. जिसके आगे पी लिखा होगा वो आपका प्रोजेक्ट होगा. प्रोजेक्ट फील्ड वर्क की जो एक्टिविटी है वो एक सेपरेट एक्टिविटी है. इट इज नॉट सेम एज असाइनमेंट्स. बहुत सारे लर्नर्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि चूंकि वो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो साथ साथ वो प्रोजेक्ट भी असाइनमेंट के साथ अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करते हैं. ये एक नॉर्मली जो ये इस तरह की जो एक्टिविटी है वो लर्नर्स को लेटर ऑन इनकन्वीनियंस में डाल देती है, बिकॉज जो सबमिशन मोडालिटीज फॉर प्रैक्टिकल्स, सबमिशन मोडालिटीज फॉर प्रोजेक्ट, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सबमिशन मोडालिटीज ऑफ असाइनमेंट्स. तो आप लोगों को, चूंकि अभी आप शुरुआती दौर पे हैं, अभी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना, ये अपने को फेमिलियराइज करना कि कौन से कोर्सेज में मतलब असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, फर्स्ट थिंग, और क्या आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कंपोनेंट है या नहीं, ये आपको देखना है. क्योंकि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल हर प्रोग्राम में नहीं होगा. असाइनमेंट कंपल्सरीली हर पीजी प्रोग्राम में होगा. तो असाइनमेंट्स की बड़ी क्लियर कट एक मोडालिटी है. प्रोजेक्ट के लिए दो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको इंडिपेंडेंटली करने हैं विदाउट गेटिंग द प्रपोजल और सिनॉप्सिस अप्रूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें प्रोजेक्ट है लेकिन साथ साथ उसमें प्रपोजल भी है और प्रपोजल को इवैल्यूएट कराना है, अप्रूव कराना है. इसी कैटेगरी में कुछ प्रोग्राम्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपने प्रपोजल बनाया लेकिन उसकी अप्रूवल या तो आपके स्टडी सेंटर पे होगी या आपके रीजनल सेंटर पे होगी. तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में मोडालिटीज बड़ी डिफरेंट है. जो एक साथ एक जनरलाइज हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी. लेकिन उसकी जो सोल्यूशन है वो ये है कि हर जैसे प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम गाइड दी है, ऐसे वो प्रोग्राम्स जिसमें प्रोजेक्ट कंपोनेंट है या फील्ड वर्क है या प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, यूनिवर्सिटी ने एक हैंडबुक या मैनुअल आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है. हर वो प्रोग्राम जिसमें प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, लेट्स से मास्टर्स इन एजुकेशन या लेट्स से MA साइकोलॉजी, ये कुछ दो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट देना है और प्रोजेक्ट देने के साथ साथ सिनॉप्सिस बनाना है और सिनॉप्सिस के साथ साथ उसकी अप्रूवल सिनॉप्सिस की करानी है. तो ऐसे केसेस में चूंकि ये असाइनमेंट नहीं है, इट्स अ सेपरेट एक्टिविटी, यूनिवर्सिटी ने आपको हैंडबुक फॉर प्रोजेक्ट प्रोवाइड की है. वो प्रोजेक्ट की हैंडबुक आप लोगों को रेफर करनी है बिफोर स्टार्टिंग विद योर प्रोजेक्ट वर्क. नॉर्मली प्रोजेक्ट आप कुछ मिनिमम कोर्सेज पढ़ने के बाद, कुछ मिनिमम पेपर्स पढ़ने के बाद, लेट्स से एक सेमेस्टर या 6 महीने के बाद आप शुरू करते हैं, तो आपके पास एम्पल टाइम है. बट टू स्टार्ट विद यू शुड keep that in mind कि project and fieldwork is a different activity which is not linked with assignment. It can be done separately
ये मैंडेटरी टर्म एंड एग्जाम के लिए भी नहीं है जैसे कि असाइनमेंट्स हुआ करता था। तो ऐसा कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि जब तक आप प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क जमा नहीं करेंगे तब तक आप थ्योरी का एग्जाम नहीं दे सकते। ये बाध्यता आपकी असाइनमेंट में जरूर है। तो चूंकि अभी आप अपने को फेमिलियराइज कर रहे हैं, आप प्रोग्राम गाइड कंपल्सरीली रेफर कीजिएगा। वो प्रोग्राम जिसमें प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनुअल, प्रोजेक्ट हैंडबुक को जरूर रेफर कीजिएगा। और जिसमें फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क का जो मैनुअल या हैंडबुक यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है उसको जरूर एक्सेस कीजिएगा। बहुत सारे लर्नर्स हमको फीडबैक देते हैं कि मटेरियल मिल गया है लेकिन हैंडबुक नहीं मिली है, फील्ड वर्क मैनुअल नहीं मिला है। तो ऐसे लर्नर्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ई ज्ञान कोश लिंक है जिसमें ये सारे मटेरियल ओपनली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको सिंपली आप ई ज्ञान कोश में जाना है और आपकी जो बुकलेट की रिक्वायरमेंट है उसका कोर्स कोड, अगेन एक्रोनिम्स आपको पता होने चाहिए, वो कोड आपको मालूम होना चाहिए। वो कोड आप डाल के वो लिटरेचर, हैंडबुक या मैनुअल एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज all about in very short about project and field work, and of course as and when we take questions then we can talk about these things in detail. Over to you Anshuman. बस 5 मिनट हम लोग थोड़ा एग्जाम्स की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसा कि मैम ने भी बताया, मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि आपका प्रोग्राम गाइड, प्रोजेक्ट गाइड जो कि ई ज्ञान कोश पर भी उपलब्ध है और इग्नू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वो आपको पढ़ना है। एग्जामिनेशन की जहां तक बात करें तो देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर है जो जनवरी 2022 में शुरू हुआ है, जिसका सेमेस्टर फॉल जो होगा वो होगा दिसंबर 2022 में। एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट वैसे तो हमारे यहाँ 1 जून और 1 दिसंबर होती है इफ इट इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से पैंडेमिक आया तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड बिकॉज वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजीसी और एवं अन्य भारत सरकार के निर्णय अनुसार छात्रों को हितों को देखते हुए एग्जामिनेशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लेकिन जो एग्जामिनेशन का जो टर्मिनोलॉजी है वो रहेगा जून टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। आपके पहले एग्जाम्स जो होंगे वो जून दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे 2022। उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो लमसम सितंबर के माह में आएगा। इग्नू की वेबसाइट पे जहां से आपने एडमिशन लिया था वहां पर आपको जाके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अब एक बहुत प्रश्न आता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। देखिए इग्नू हर सत्रांत परीक्षाओं में अपने एग्जाम सेंटर स्टैब्लिश करती है। तो आप अगर मान लीजिए उस समय आप प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर है या इस समय भी बाहर है, घर आपका भोपाल है, आपने डाल दिया यहाँ से एडमिशंस, तो आप कहीं से भी एग्जाम्स दे सकते हैं प्रोवाइडेड जब वो आप एग्जाम फॉर्म भरने को जाएंगे तो उसमें सबसे पहले रीजन पूछेगा। तो रीजन में अगर आप भोपाल रीजन चुनेंगे तो भोपाल रीजन के ही एग्जाम सेंटर डिस्प्ले करेगा। और स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि बस रीजन हमारा भोपाल है तो फट से वो भोपाल, लेकिन उनको देना होता है मुंबई में एग्जाम। अगर आपको या जयपुर में एग्जाम देना, अगर आपको जयपुर में एग्जाम देना है या मुंबई में देना है तो उस रीजन को चुनेंगे। तो उस रीजन के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। और एग्जाम्स जब वो डिस्प्ले होंगे तो आप कोई भी एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स भरना है, आपको अपना एड्रेस को अपडेट करना है। तो एड्रेस अपडेट करने के तत्पश्चात आप जो है उसमें 200 रुपये प्रति एग्जामिनेशन कोर्स आपको फीस देनी होगी एज एग्जामिनेशन फीस। जहां एल है, अगर वो एग्जामिनेशन फीस मांग रहा है तो वो आपको एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ेगी। उस तरह से आपको एग्जामिनेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। और उसके बाद जब एक बार आप एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर देंगे, एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले आपको एक हॉल टिकट जारी होता है जिसको लेके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना होता है। उस हॉल टिकट पर आपको अपना फोटो लगाना है और फिर जाके एग्जामिनेशन देना है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आप हॉल टिकट देखेंगे तो उसमें एक सेशन लिखा होगा 10 से 1 और 2 से 5। जनरली मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम जो होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी आपको पेपर मिले तो आप पेपर पर उसका ड्यूरेशन, उसके इंस्ट्रक्शंस जरूर से आप उसको देख लें।
जिस तरह से आपने असाइनमेंट्स देखा, अभी हमने आपको दिखाया था इग्नू की वेबसाइट पर, वहीं पर डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ढूंढने के लिए आपको जो आपका प्रोग्राम है उसका स्कूल ऑफ स्टडी पता होना चाहिए। जैसे आप सपोज आप एमईजी में है तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है, अगर आप एमए साइकोलॉजी में है तो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है। तो इस तरह से स्कूल वाइज पेपर्स अरेंज है, उस पेपर को आप जाके कम से कम 5 से 6 सेमेस्टर, 5 से 6 एग्जामिनेशंस के आपको पेपर जरूर देखने चाहिए। वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन जब भी आपको पेपर मिले तो आपको देखना है कि कितना ड्यूरेशन है उस पेपर का, 2 घंटा है, 3 घंटा है, फिर उसके बाद उसमें कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। तो ये सारी चीजें पढ़ के और आपको प्रैक्टिस करके और इस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप फर्स्ट, जो बहुत ही यूनिक है, अभी तक तो था लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने शायद ऐसा कर दिया कि बिना फर्स्ट ईयर पास किए आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यानी आपने जनवरी 2022 से शुरू किया है अपनी पढ़ाई और लगभग सितंबर अक्टूबर में आपको अपने जनवरी 2023 के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशंस। उसके लिए आपको भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा और जो आपको वहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी में आपको अपना 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड करना है, तो फिर वो रीसेट आपको पासवर्ड करना है और उसके थ्रू आप इग्नू के स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर करके और फिर आप आगे का री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने एडमिशन के समय पासवर्ड और वो लिया था, उन यूजर आईडी क्रिएट किया था, वो दैट विल नॉट वर्क। your 10 digit enrollment number will work as your user ID। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस उस पोर्टल पर दिया हुआ है जहां पर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे साहब अभी तो मैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम दूंगा फिर सेकेंड ईयर में जाऊंगा। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो फिर आपको जुलाई 2023 तक वेट करना पड़ेगा और आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 6 महीने का गैप आ जाएगा, जो कई बार पूछा जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी लापरवाही या छोटी सी चूक जो है कई बार बहुत कष्टदायक हो जाती है, इसलिए आप लोग टाइमली री रजिस्ट्रेशन कराइएगा। एग्जामिनेशन जब होता है तो वैसे वैसे हमारे यहाँ 45 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लेकिन जनरली आजकल क्या ट्रेंड है कि जब से कोरोना की जैसे जैसे रिजल्ट्स आता रहता है वैसे वैसे उसका आप का रिजल्ट अपडेट होता रहता है। लेकिन एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर, सपोज आपने 5 पेपर में एग्जाम दिया, 3 जज के कॉपी आगे तो 3 रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। इसका ये मतलब है लोग परेशान हो जाते हैं कि बाकी 2 रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। तो इस चीज को समझिएगा, आपका रिजल्ट जो है 45 डेज तक आता रहता है, मिनिमम 45 डेज वेट कर लीजिए, उसके बाद आप रीजनल सेंटर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं, तब हम लोग उसको लुक इन करेंगे। तो इस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आप फिर रिजल्ट के बाद ही ट्रांसपेरेंसी आप अपने कॉपी का जेरोक्स मंगा सकते हैं, फोटो कॉपी मंगा सकते हैं और उसको रीवैल्यूएट भी करा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। और फिर जब आप एक बार आपने अपना सारा असाइनमेंट्स, थ्योरी एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, लैब वर्क, प्रैक्टिकम, ये सारी चीजें कर लिए, तब आपको डिग्री मिलती है, जो कि कॉन्वोकेशन में डिग्री आपका प्रदान की जाती है। एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप रिजल्ट देखते हैं तो 2 जगह पर रिजल्ट दिखाई देता है। एक होता है टर्म एंड रिजल्ट, यानी जो आपने लिखित परीक्षा दी है वो रिजल्ट, और एक होता है ग्रेड कार्ड। टर्म एंड रिजल्ट में सिर्फ लिखित परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ग्रेड कार्ड में आपका असाइनमेंट जिसका 30% वेटेज है, फिर जो थ्योरी एग्जाम्स है उसका 70% वेटेज है, जहां प्रोजेक्ट है कहीं कहीं एल है, ये पूरा मिला के ग्रेड कार्ड में दिखाता है। उसके आगे अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट है तो कंप्लीटेड रहता है, अगर नॉट कंप्लीटेड है तो नॉट कंप्लीट दिखाता है। अगर मान लीजिए अगर आप थ्योरी में नहीं पास हो पाए या असाइनमेंट्स में, तो उस कंपोनेंट को आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। सपोज आप एग्जाम्स देने की मंशा बनाते हैं दिसंबर 2022 में और 3 पेपर में से 2 पेपर दे पाते हैं, एक में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अगला जो बचा हुआ पेपर है वो आप अगले 6 महीने में दे सकते हैं। और जब जो उसके बाद का जो पेपर होता है सेकेंड ईयर का, वो 1 साल बाद होगा दिसंबर 23 में, और उसके साथ भी दे सकते हो। और जब आपका 2 ईयर मिनिमम पूरा हो जाएगा तब आप हर 6 मंथ्स में
बचे हुए पेपर्स को आप दे सकते हैं। तो ये हमारा पूरा इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है, जिसमें 30% असाइनमेंट का और 70% जो वेटेज है वो वेटेज आपका थ्योरी एग्जाम्स का होता है। तो जब सब कुछ कंप्लीट होगा तब ग्रेड कार्ड तब आपका मार्कशीट और ग्रेड कार्ड निकलता है, जिसे हम ग्रेड कार्ड कहते हैं, आप लोग मार्कशीट कहते हैं, और आपके घर पर वो पोस्ट किया आता है। अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया है तो प्लीज आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म तक ही एड्रेस चेंज होता है। अगर आपने उसमें चेंज किया उसके बाद अगर आपने घर बदला तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको मार्कशीट जो है फाइनल रिजल्ट के बाद आपको आपके उस जगह पर जाए, और नहीं होती है तो वो वापस हो जाती है, फिर हमें दिल्ली लिख के हमको वो मंगवाना पड़ता है। तो ये पूरी व्यवस्था है विश्वविद्यालय की जो हम लोग इसको करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर एग्जाम्स जो है, फर्स्ट ईयर में कोई आपको रिजल्ट या वो नहीं मिलता है, रिजल्ट या मार्कशीट नहीं मिलती है। अभी आप लोग चूंकि मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग CSIR, कुछ लोग नेट अपीयरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अपीयरिंग का मतलब होता है जब आप फर्स्ट ईयर दे चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तब आपको अपीयरिंग का है। फर्स्ट ईयर में प्लीज नेट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि आप अपीयरिंग है। अपीयरिंग का मिनिमम मतलब होता है कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में आ गए हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहता हूँ, और बाकी जो आपके प्रश्न हैं वो हम लोग अब लेते हैं प्रश्नकाल के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र नायक जी भी हैं, वो भी प्रश्न कोई आवश्यकता होगी तो वो बताएंगे, और डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम भी हैं। तो एक एक करके आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। एक दो प्रश्न जो मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा था, तो उसमें ये था कि हाउ मेनी इयर्स वी कुड कंप्लीट द MHE प्रोग्राम। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जब भी सबसे पहले आप काम कीजिएगा कि आप इग्नू की वेबसाइट में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस में देखिएगा, और उसमें ये देखिएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उस रजिस्ट्रेशन में आपका कितना। हमारे साथ हमारे रीजनल डायरेक्टर मैडम भी जुड़ चुकी है, डॉक्टर बिनी टॉम्स मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कोर्स जो है जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है और कब तक वो खत्म हो रहा है। जब तक वो जो वैलिडिटी पीरियड उस दौरान में आप कर सकते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि MA साइकोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया था जनवरी 22 में। इसमें मुझे जो बुक्स आई थी वो 4 बुक्स आई थी, जबकि इसमें रजिस्टर्ड कोर्सेज में 7 बता रहा है। तो जो 5, 6 और 7 है उसका क्या है? देखिए योगेंद्र जी, आप परेशान मत होइए। आपके पास जो है वो बची हुई बुक्स जो है सेकेंड लॉट में आएगी, है ना? ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक करके देखिए, मैं सबको कॉल करूंगा क्वेश्चन आस्क करेंगे, क्योंकि मेरा भी वक्तव्य हो गया। 5 मिनट आप और वेट कीजिए। हमारे साथ हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बिनी टॉम्स मैम जुड़ गई है। अगर मैम कुछ कहना चाहे तो मैं मैम को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेट। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सोनल जी, आप 5 मिनट वेट कीजिए। मैं एक एक करके क्यू खोल के फिर उसके बाद एक एक करके बुलाऊंगा और सबको। सर एक्चुअली मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है और मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है, इसलिए आप प्लीज मेरी क्वायरी को पहले बताइए। आपको क्या अर्जेंसी है, बताइए। सर मेरे को ये पूछना था, मैंने भी MA साइकोलॉजी में अभी एडमिशन लिया है फरवरी में। तो सर ये जो मतलब एग्जाम होंगे वो हम लोगों के ईयर वाइज ही होंगे, मतलब सेमेस्टर वाइज नहीं है ना? ये तो कंफर्म है? बिल्कुल ईयर वाइज ही है। मास्टर्स लेवल में तो ईयर वाइज ही होता है। अच्छा। आपको अगर आपने ट्रैवलिंग में सुना होगा तो प्लीज आप अपना प्रोग्राम गाइड जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम गाइड बैचलर्स के लिए अवेलेबल है? नहीं, मास्टर्स के। देखिए, आप जैसे ही मैं किसी जब भी हम प्रश्न काल करते हैं तो पूरे स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं एड्रेस करते हैं। जब भी आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, आप वो टैब बार पर आप उस पर लिखेंगे MAPC प्रोग्राम गाइड, तो वो प्रोग्राम गाइड को ही डायरेक्ट करेगा। प्रोग्राम गाइड हर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध है। ओके थैंक यू। ठीक है सर। और सर दूसरा ये पूछना था कि ये जो हम लोगों को असाइनमेंट देना है वो कब तक सबमिट करके देना है? देखिए, डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम ने आपको बताया है। हेलो, MA साइकोलॉजी का है, 2022 का एडमिशन है जी।
2022 की स्टूडेंट से। तो 2022 का एडमिशन आपके पास एक मेल भी गया था, जिसमें स्टडी सेंटर लिंक था, असाइनमेंट अटैच था। आपको सितंबर 30 तक सबमिट करना है असाइनमेंट। अच्छा ठीक है। और सितंबर 30 तक करना है मेरे को ये सबमिट। जी। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से। तो हाँ। एमपी से बेसिकली मैं सागर में रहती हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मेरा एक और प्रोग्राम चल रहा है। जी। तो सर क्या मैं मतलब वो वहाँ पर भी एक्चुअली इग्नू का सेंटर है, तो क्या मैं वहाँ से एग्जाम दे सकती हूँ क्या? तो एग्जाम जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तभी आपको एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा। और सागर भोपाल के अंडर नहीं आएगा। आप रीजनल सेंटर जबलपुर जब क्लिक करेंगे एग्जाम फॉर्म सबमिशन के टाइम, तो उनके अंडर अगर वो सेंटर डिस्प्ले करेगा वेबसाइट में तो आप ले पाएंगे। तो सर अभी मतलब सागर उसका वो नहीं है क्या? मैंने अभी तो भोपाल ही भरा है एक्चुअली। नहीं, आपका रीजनल सागर। सेंटर भोपाल है, आप एग्जाम सेंटर का बात कर रहे हैं ना। तो अच्छा एग्जाम अच्छा, तो सेंटर सर को आप चूज करेंगे ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ आपका एग्जाम फॉर्म जब सबमिट करेंगे तभी आप चूज हम्म, करेंगे एग्जाम सेंटर। अच्छा अच्छा, तो सर रीजनल सेंटर का मतलब क्या होता है, एग्जाम मतलब उसका? सेंटर आप कहीं भी ले पाएंगे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर पाएंगे। लेकिन आपका रीजनल सेंटर अगर भोपाल है तो आपको असाइनमेंट जो है वो आपको भोपाल के रीजनल सेंटर के अंदर जो स्टडी सेंटर अब लिए होंगे वहीं पे सबमिट करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब रीजनल सेंटर जो डाला है वहां पर केवल वो असाइनमेंट के लिए है? असाइनमेंट एकेडमिक एक्टिविटीज सारे रीजनल सेंटर अंडर के रहेगा। एग्जाम आप कहीं भी चूज कर पाएंगे। अच्छा, एग्जाम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। और सर मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने ऑनलाइन किया था, तो ऑनलाइन फिर मुझे कैसे मिलेगा वो बता दीजिए। आपको जो मेल गया है इंट्रोडक्टरी मेल, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करिए और सारा डाउनलोड करिए। ओके। ठीक है। तो सर जो ये मतलब फर्स्ट जो हम लोगों की फर्स्ट ईयर में है, तो वो पूरे 8 एग्जाम होंगे क्या? फर्स्ट ईयर में जब 8 पेपर नहीं है 8 एग्जाम कैसे होगा? 7 पेपर है, 6 पेपर थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी पेपर है आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर में होगा। ओके। थैंक यू। तो देखिए, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर मतलब हम सभी को मौका देंगे प्रश्न के लिए। और ये जो सारी चीज़ें इस तरह की जो स्मॉल क्वेरीज हैं ये आपके प्रोग्राम गाइड में सारी की चीज़ें उपलब्ध हैं। ये ई ज्ञान कोश का लिंक हम लोगों ने अभी शेयर भी किया है। और कुछ प्रोग्राम्स में मेल जा रहा है, जिनको नहीं गया है वो अगले 2-3 दिनों में आपको मेल चला जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट वर्किंग डे तक, क्योंकि अभी 3 दिन आगे छुट्टी है। नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको मेल चला जाएगा, जिसमें आपके पास असाइनमेंट के लिंक, जिसमें आपके पास ई ज्ञान कोश का लिंक, उसमें फेसबुक लाइव और यूट्यूब के भी लिंक्स भेजे जाएंगे। आप सभी लोग इग्नू का फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और इग्नू के यूट्यूब चैनल को भी अवश्य से लाइक करें। मैं हमारे साथ हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बिनी टॉम्स मैम हैं, अगर वो कुछ कहना चाहना। मैडम, आपका स्वागत है। शायद मैम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जिन्होंने हैंड रेस किया है मैम आ गए। ओके मैम, साउंड साउंड ऑन हो गया आपका साउंड? देखिए, हमारे साथ लामा सिद्दीकी, मुजम्मिल सईद और झलक सेठिया और तपेश जी ने तो शायद हैंड रोल कर लिया। लामा सिद्दीकी जी, आप जब तक अपना प्रश्न पूछिए, जब तक मैम से कांटेक्ट हो जाता Okay. Thank you very much, sir. Good afternoon. है। बताइएगा प्लीज। Sir,
सर आपके फ्रूटफुल डिस्कशन से ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सर मुझे आपसे अब ये पूछना था, सिर्फ मेरे 2 ही क्वेश्चंस हैं। इज देयर एनी वे आई कैन अपलोड द हैंड रिटन असाइनमेंट बिकॉज एज आई लिव देखिए आउट ऑफ द हाँ, कंट्री। देखिए इस संदर्भ में मैं जो मेरी जो जानकारी है वो मैं बताना चाहूँगा कि हैंड रिटन असाइनमेंट्स को आप अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करें बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर आप स्वयं नहीं जा सकती हैं तो प्लीज आप किसी के साथ भेज दीजिए, और अगर आप साथ भी किसी के नहीं भेज सकती हैं तो आप बाई पोस्ट इंडियन पोस्ट से आप भेज सकती हैं, है ना। Okay, sir. Okay, thank you very much. And the last question is, sir, अगर मैं लाइक अब्रॉड में हूँ और यहाँ पे इग्नू का सेंटर है, होलकर तो साइंस कॉलेज है, अगर आपने वो लिया है, लेकिन आपको अपना स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा करना है, जो भी आपको स्टडी सेंटर जी अलॉट हुआ वहां जमा करना है, ठीक है ना। ओके सर, असाइनमेंट में स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा सकती जी हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अब्रॉड में हूँ और यहाँ पे इग्नू का सेंटर है, तो क्या मैं अपने नहीं, एग्जामिनेशन अगर के लिए आप किसी अन्य सेंटर एग्जामिनेशन के नहीं, लिए अगर आप किसी अन्य सेंटर पर जमा करेंगी तो वो नहीं वैलिड होगा, आपको अपने स्टडी सेंटर पर ही जमा करना है। वो चाहे ऑलराइट पोस्ट चाहे पर्सन या चाहे थ्रू मैसेंजर, आप किसी भी मोड पर यूज कर सकते हैं, ठीक है फाइन ना? सर। असाइनमेंट के विषय में सर आपने मुझे क्लियर कर दिया कि स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करना है। नाउ हमारे साथ हमारी रीजनल डायरेक्टर मैडम जुड़ गई हैं, शायद टेक्निकल हिच सॉल्व हो गया। मैम प्लीज। थैंक यू अंशुमन, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, माइक में शायद कुछ इश्यूज थे। आवाज आ रही थी। सर कैन आई स्पीक नाउ? सर एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर क्या मैं आउटसाइड इंडिया रख सकती हूँ अगर यहाँ पे इग्नू का सेंटर अवेलेबल है तो? देखिए उसके लिए आपको जो एग्जाम फॉर्म होगा ना, वो आपको इंटरनेशनल डिवीजन है हमारा, वहां भेजना पड़ता है, और उसकी जो फीस होती है ना, दैट फीस इज इन डॉलर्स और इन फॉरेन करेंसी, है ना, इट इज नॉट इन इंडियन रुपीस। तो उसके लिए जब एग्जाम्स का नोटिफिकेशन होगा तो आप इंटरनेशनल डिवीजन को आप पूरा डिटेल्स के साथ लिखिएगा, दे विल गाइड यू। उनका आईटी इग्नू की वेबसाइट पे इंटरनेशनल डिवीजन देखेंगे, वहां पर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका सर मेरी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली मैं लीव हो गई थी, तो वो जो लिंक आपने अभी भेजे थे वो प्लीज रिसेंड कर दीजिए। कौन सा लिंक? एक तो ई ज्ञान कोश वाला, और भी जो लिंक प्रीवियस मैसेजेस में डले हुए थे वो प्लीज सेंड कर दीजिए। ठीक है। आप कॉपी करते रहिएगा लिंक को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, तपिश है। बताइएगा प्लीज तपिश। सर थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन सर बहुत ही यूजफुल रहा सर। सर मेरी बस एक छोटी सी क्वेरी थी। मेरा सर स्टडी मटेरियल जो है वो डिस्पैच हो गया था फरवरी में, और वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो बता रहा था उसकी वो मार्च बता रहा था, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। एक बार आप आरसी भोपाल को मेल कर दीजिएगा, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल मेरा जो वो जो हुआ था वहां से डिस्पैच हुआ था वो आरसी दिल्ली से हुआ था, तो मैंने दोनों जगह मेल डाला था, भोपाल भी डाला था और दिल्ली भी डाला था। तो उन्होंने ये बोला था कि आप 15 अप्रैल तक वेट कर लीजिए। मैंने 15 अप्रैल भी वेट किया, अब वो 15 मई तक का बोला था, तो 15 मई भी आ गई है, लेकिन अभी तक मुझे मटेरियल आप एक बार एक काम कीजिए, आरसी दिल्ली को ही आप पूरा डिटेल्स लिखिए जो आप हमसे कह रहे हैं, कॉपी आप हमें भी कीजिएगा, हम परचेज जी सर। ठीक है सर जी सर। और सर एक मेरी और थी बस सर, मेरा जो स्टडी सेंटर है वो भोपाल है, और क्योंकि ग्वालियर में जो मेरा कोर्स है वो नहीं था, मेरा एमएसडी प्रोग्राम, तो मैं एग्जाम देने के लिए ग्वालियर या गुना में दे सकता हूँ क्या? नहीं, आपको एग्जाम देने के लिए यहाँ नहीं आना है, आपको ग्वालियर में ही एग्जाम दे सकते हैं। जी, मतलब मेरे पास में जो स्टडी सेंटर होगा मैं वहाँ दे सकता हूँ एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर।
आई एम मुजम्मिल सैयद। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। बताइए, आवाज आ रही है आपका? हाँ सर। सर मेरा एडमिशन एमए एंथ्रोपोलॉजी में हुआ है। सर हमारे जो गाइड रहेंगे उनका कांटेक्ट मिल सकता है, जो हमारे गाइड रहेंगे एमए जो हमको पढ़ाएंगे या गाइड करेंगे, क्योंकि सर हमको बहुत सारे डाउट्स हैं, वो फैकल्टी से पूछना है। तो कौन एक्चुअली? ये जी सर। एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एंथ्रोपोलॉजी पहले इसमें एक्टिव नहीं था, तो अभी अभी हाँ। हुआ है। तो हम लोग जो जितने स्टूडेंट हैं अकॉर्डिंगली एक बार अच्छा कम्युनिकेशन करके जो भी इंफॉर्मेशन हमको अच्छा। मिलेगा हम आपको शेयर करेंगे हाँ मेल के थ्रू। सर आप प्लीज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं क्या एंथ्रो वाले स्टूडेंट्स का, ताकि हमको अपडेट मिल सके? कोई एक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप? मुझे भी हम लोग ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जी बना सकते हैं। आप जी। जितने स्टूडेंट हो, जब क्लास होगा तो आप हाँ लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऑफिशियली हम लोग नहीं बना सकते हैं ओके। व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें ठीक है सर। सिक्योरिटी रहता है, तो इसलिए नहीं हाँ हाँ बना। हाँ। ठीक ओके, है, आप अपडेट कर देना सर जब भी फैकल्टी अपॉइंट हो जाए। पक्का ठीक है। पक्का। ओके। जया ठाकुर जी, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। Good evening, sir. So actually, I was confused about the status of my study material. मुझे ना study material मिला है और ना ही मैं status find कर पाई हूँ बहुत टाइम से. So नहीं, अभी आपको स्टडी मटेरियल मिला नहीं? no, sir. अच्छा, और आपका आपने हार्ड कॉपी मांगा था कि सॉफ्ट कॉपी मांगा था? आप इग्नू की सर मैंने वेबसाइट हार्ड पर कॉपी जाएंगे। मांगा था. देखिए, मैं सभी को बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, थोड़ी एक मिनट में दिखा रहा हूँ। अगर आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएं, ये इग्नू की वेबसाइट है, दिख रहा सबको? इग्नू की वेबसाइट खोलेंगे डेस्कटॉप मॉडल में। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, फिर आप इधर देखेंगे, नीचे जाएंगे और थोड़ा सा स्टूडेंट सेक्शन है, इसमें आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल स्टेटस देखेंगे। स्टडी मटेरियल स्टेटस में जनवरी 22 करेंगे। अभी थोड़ा सा कई बार क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो खुलेगा। अभी वेबसाइट कई बार सर अपलोड मैंने होती है ये जैसे ट्राई आज। किया था. हाँ, तो उसमें क्या बता रहा है? सर मैंने ये ट्राई किया था सर, उस पर स्टेटस नहीं बता रहा था और फिर मैंने रीजनल सेंटर में मेल किया था तो मुझे बताया गया कि बाय द टाइम नहीं मिलता है तो आप ई ज्ञान कोश को यूज़ करें. बट सर अभी तो मई 15 है एंड मुझे ना स्टेटस पता चल रहा है ना मटेरियल मिला है. आपका मटेरियल कौन सा है, मतलब कौन सा प्रोग्राम है? सर इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स. रहते एंड आपका भोपाल में है? भोपाल में रहते हैं? सर नहीं सर, इंदौर. तो आपको भाई पोस्ट जाएगा मटेरियल तो। ओके अभी ये सर. रिलोड तो नहीं हो रहा मैडम, इसी से पता चलेगा कि आपका मटेरियल कहाँ है। ओके सर. ये जो ये सर तो नीचे है ना, एक बार आप चेक करिएगा, अभी तो नहीं लोड। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने वेबसाइट फ्राइडे को जनरली शाम तक थोड़ी वेबसाइट कुछ मेंटेनेंस है कि वो आने वाले 3 दिन छुट्टी है, तो वेबसाइट चलती रहे तो वो लोग कुछ मेंटेन करते हैं। तो आप थोड़ी ओके देर सर. बाद देखिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एक बार देखता है फिर सोचता है नहीं मिल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं परेशान हो सर, जाता मैंने है। फेब से अप्रैल तक में मैंने 4-5 बार चेक किया एंड देन आफ्टर मैंने आपको मेल किया था, मतलब रीजनल सेंटर में. तो मुझे लगा कि मे बी लेट से डिस्पैच होगा और समथिंग, बट अभी तक कोई ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्वियसली है. मटेरियल थोड़ा लेट से डिस्पैच हो रहा है। बाकी आप ई ज्ञान कोर्स से भी देख सकती हैं, एमए सर इकोनॉमिक्स का तो मटेरियल। ऑलमोस्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मटेरियल मिल देखिए, जाएगा? अब आना चाहिए मटेरियल, तो वहां से शुरू कर रहे हैं और कुछ रीजनल सेंटर से भी कर रहे हैं। और अगर मटेरियल कई बार वापस हो जाता है तो एक बार आप पोस्ट ऑफिस भी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्प्ले होता है, जब मटेरियल वहां से डिस्पैच कर जाता है, तब जब अपडेट होता है तो डिस्प्ले होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो पोस्ट ऑफिस में चला गया और वहां से वापस आ गया, तो एक बार आप वहां भी एक बार चेक करवा लीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर. सर एंड मेल करने से बाकी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी एज यूजुअल रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल? बाकी कौन सी क्वेरी है? सर यही कि अगर इन केस मुझे पोस्ट ऑफिस से नहीं पता चलता है कुछ भी तो तो आप मेल मेल कर सकती कीजिएगा, हूँ ना? आरसी भोपाल को मेल जी. कीजिएगा, तो कंसर्न सेक्शन उसको ओके. टेकअप करेगा, ठीक है ना?
ओके सर, प्रीति थैंक व्यास यू जी सो मच प्लीज, सर। आप प्रीति व्यास जी आप प्लीज बात करें। यूथ फॉर हेल्प, फिर उसके बाद गीतू संधि बात करेंगे। यस सर, गुड इवनिंग। प्रीति व्यास बात कर रही हूँ। रीजनल सेंटर मेरा भोपाल है। सर जैसा अभी अपन बात कर रहे थे स्टडी मटेरियल स्टेटस के ऊपर, तो मैं अभी चेक ही कर रही हूँ। जो आपने बताया है इसमें अभी टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो दिस साइट कैन नॉट बी रीच, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। एंड सेकेंडली सर, अभी तक मुझे मेरा स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं हुआ। इट्स ऑलरेडी आई मीन 13 और मैंने हार्ड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो सर आप मेरे को थोड़ी हेल्प करेंगे, कब तक मुझे रिसीव हो जाएगा? देखिए, स्टडी मटेरियल जो होता है, आप कहाँ पर हैं, भोपाल में है कि भोपाल के बाहर? सर भोपाल। देखिए, भोपाल का स्टडी मटेरियल आने वाला है, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसके बाद जी। स्टूडेंट्स को हम लोग फोन करके यहाँ से बुला के देते हैं, घर पर नहीं आता भोपाल पर वाला स्टडी मटेरियल। अच्छा, मुझे सेंटर आके ही रिसीव करना होगा? जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हाँ। फोन जाएगा। बाकी जो भोपाल के आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं उनको बाई पोस्ट भेजते हैं। अच्छा, सो अप्रोक्सीमेटली हमें विद इन मई में ये मटेरियल मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिएगा, यूथ फॉर हेल्प। हाँ जी जी सर। सर मैं बोल रहा था, मैं एमएससी कर रहा हूँ एनवायरनमेंट से। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो एमएससी का जो प्रोग्राम है ये क्या ईयरली है या सेमेस्टर वाइज है? देखिए, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस तो सेशन वाइज है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सेशन वाइज में है, और आप उसको ईयरली भी एग्जाम्स दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर एक चीज और पूछा था, उसमें जो लैब वर्क है। बताइएगा। तो लैब वर्क क्या? हाँ, तो वो लैब में आके करना है मतलब, या फिर वही अपने सेल्फ से ही पढ़ के करना है? लैब वर्क तो लैब करना पड़ेगा ना, वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने पड़ेंगे आपको। अच्छा अच्छा। तो रीजनल सेंटर पे हो जाएगा सर? नहीं, वो रीजनल सेंटर नहीं होगा, वो स्टडी सेंटर पे होगा, जहाँ पर वो किया जाएगा। उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। पहले आप थ्योरी आप उसको पढ़िए। हाँ सर। और सर इसका एग्जाम अभी कब होगा सर? जून में नहीं होगा? उसका अगर आप अभी देना चाहेंगे तो एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज है उसके एग्जाम्स आप दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। और सर ईयरली भरेगी तो फिर वो पूरा लास्ट तक भर देना है मतलब? दिसंबर में होगा। जी जी सर, तो ठीक है सर। गीतू जी प्लीज आप बात कर लीजिए। गीतू जी। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे क्वेरी वही स्टडी मटेरियल को लेकर ही है। सो एज यू हैव रिस्पॉन्ड टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि इट विल बी डिस्पैच वेरी सून विद इन दिस 10-20-15 डेज। मेरा कोर्स जो एमएचटी है और मैंने सेंटर भोपाल भरा है, जो कि मैं ग्वालियर में रहती हूँ। तो मतलब मेरे पास भी अभी तक स्टडी मटेरियल मैं ई बुक से डाउनलोड कर रही थी। देखिए, अगर आपने एड्रेस भोपाल भरा है ना, आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस ग्वालियर। ग्वालियर है तो फिर आप, और स्टडी सेंटर क्या है? स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर मेरा भोपाल भरा है, क्योंकि हाँ तो स्टडी सेंटर फिर आपने ग्वालियर ही लिया होगा। ग्वालियर ही लिया है जी। हाँ तो ग्वालियर का स्टडी सेंटर जो है उसमें आपको बाई पोस्ट ही जाएगा। तो अभी तक तो सर मुझे कुछ रिसीव नहीं है, मतलब मैं कितने टाइम तक वेट करूं या मैं कितना एक्सपेक्ट करूं कि मिल जाएगा? क्योंकि आपने कहा वो असाइनमेंट्स भी फिल करके देने हैं, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा ना कि कुछ छूट जाए। हेलो। देखिए, जो जनवरी 22 के स्टूडेंट्स जो बियॉन्ड भोपाल हैं उनको बाई पोस्ट दिल्ली से आएगा, और आप उसका स्टेटस चेक करते रहिए, पोस्टमैन को भी बोल के रखिए, और ई ज्ञान कोश से पढ़ते रहिए। थोड़ा सा सेशन डिलेड है क्योंकि आप लोग को लगता है कि एक आदमी का मटेरियल है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इंडिया भर में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है, तो वो बैच वाइज डिस्पैच करें। जो लोग भोपाल के हैं उनको उनका मटेरियल और लिस्ट भोपाल भेजी जाती है। जिन्होंने भोपाल अपना एड्रेस डाला है उनका यहाँ से फोन जाएगा, और फोन जाने के तत्पश्चात उनको आके अपना मटेरियल कलेक्ट करना होगा। ओके सर, मैंने एक्चुअली अभी ई ज्ञान से पहले जब मैं कर रही थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट जस्ट नाउ मैंने अभी कुछ डाउनलोड किया है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मतलब जो मैंने डाउनलोड किया है वो सही है? सो कोई एक पर्सनल गाइड या मैं जिससे पर्सनली बात करके उनसे क्रॉस चेक कर सकूं कि ये जो मैं मटेरियल डाउनलोड कर रही हूँ ये सही मटेरियल है, या जो भी मैं स्टडी कर रही हूँ इट्स राइट और रॉन्ग? कोई ऐसा मतलब मुझे कोई व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे जिससे मैं बात कर सकूं? इस तरह का ऐसा पर्सनल उसका कोई आवश्यकता नहीं होता है,
लेकिन जी। आप अपने स्टडी सेंटर पर जाके जो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है वहाँ पर जो जी। कोऑर्डिनेटर है उनसे मिल सकते हैं। जी। और बाकी आपके पास प्रोग्राम गाइड है, आपके पास आरसी भोपाल का ईमेल एड्रेस है, आप जी। उनसे कभी भी कोई भी इशू हो आप हम लोग को मेल कर सकते हैं। लेकिन जी। एक चीज समझिएगा, जो स्टडी सेंटर पर जो हमारे फंक्शनरीज हैं वो पार्ट टाइम फंक्शनरीज हैं। अच्छा जी। उनको जब तक आप उनको 2-4 बार मिलेंगे, उनसे कोई जी। जरूरत पड़ेगी तो वो स्वयं आपको अपना नंबर शेयर कर देते हैं। जी। लेकिन आप उनको कभी भी कॉल कर नहीं सकते, कभी भी व्हाट्सएप नहीं कर सकते। नहीं, दैट्स आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जी जी दिन जी भर में कम से कम 100-200 व्हाट्सएप मेरे पास हाँ आता है, ऐसे आते हैं जिनमें जी। ना नाम लिखा होता ना एनरोलमेंट नंबर लिखा होता, बस 1-2 लाइन लिखी रहती है कि ये क्वेरीज दे आर प्रॉब्लम है। डायरेक्टली तो आस्किंग। मैं कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? मुझे वी आर नॉट अ मैजिशियंस कि हमें जी पता चल जी जाएगा कि सामने वाला कौन है, क्या है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सेंड अ मेल अगर आपकी रियली कोई प्रॉब्लम विद ऑल योर डिटेल्स। मैं आपको नहीं बता रहा, मैं सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ विद जी। ऑल योर डिटेल्स। जैसे डिटेल्स का मतलब होता है कि ऑल योर नेम, योर एनरोलमेंट नंबर, योर प्रोग्राम, योर सेशन। तो हम लोग इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ अलग अलग सेक्शंस है, वो सेक्शंस वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और फिर उनको वो रेफर होता है, उसको चेक करके 1-2 दिनों में आपको उसका रिप्लाई देते हैं। अब मेरा जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्राइडे की रात को मेल लिखते हैं 10 या 11 बजे रात को, और सैटरडे को फिर से एक रिमाइंडर भेजते हैं, संडे को फिर से रिमाइंडर भेजते हैं, मंडे को बोलते हैं कि साहब आपके यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, एक शिकायती टोन में लिख देते हैं। अब अगर फ्राइडे को कोई मेल कर रहा है तो सैटरडे संडे इज नॉन वर्किंग डे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स आप वर्किंग डे में दीजिए, उस मेल का आपको निश्चित तौर पर जवाब जाएगा जी। और उसका सब्जेक्ट लाइन बहुत क्लियरली लिखिएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखते हैं तो फिर वो मेल्स जो हैं वो समझ में नहीं आती है। एक चीज, दूसरी चीज क्या करते हैं कि लोग वेबसाइट से बहुत सारे लोगों का मेल आईडी, SRD, ACD, फलाना, ग्रीवियंस, ढिमाका, ये सब लिख के बहुत सारे लोगों को मेल कर देते हैं। वो भी किसकी भी स्टूडेंट्स को करें, आप सिर्फ आरसी भोपाल पर अपना जो भी आपकी इश्यूज है वो लिख के भेजेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग आपको मेल पर जवाब देंगे। और अगर आप ठीक है सर, मैं ना वेबसाइट देखेंगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे 1504 बात कर सकती में हूँ। डॉक्टर DC गुप्ता सर हैं, उनसे आप एक बार जाके मिल लीजिएगा, देन ही विल लेट यू नो द डिटेल्स, है ना। थैंक यू। इसमें पूनम द्विवेदी जी आप जी कुमुद मैम कुछ कह रहे हैं। ये गीतू का जो प्रश्न था और जो अंशुमन सर ने अभी आपको बताया, बस गीतू अगर आप क्योंकि अगर आप नेट खोलेंगे तो बहुत सारे आपको वेबसाइट्स, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जो इग्नू के नाम पे बहुत सारी चीजें पेडल कर रहे होंगे। तो अगर आप इग्नू का ऑथेंटिक वेबसाइट देख रहे हैं और ऑथेंटिक रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो ये जो डाउट आपने रेज किया वो नहीं आएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपको जब भी ई रिसोर्सेज लेने हैं तो आप इग्नू की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in उसी को रेफर करें, उसी में आपको ई ज्ञान कोश का लिंक मिलेगा। तो अगर आप ई ज्ञान कोश से मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी द सेम मटेरियल व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द लर्नर्स। तो ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट नहीं आएगा। नहीं मैम, जैसे मैंने अभी जस्ट ई ज्ञान कोर्स से ही अपना मटेरियल डाउनलोड किया, पहले कर रही थी तो वो उसमें शो नहीं हो रहा था, बट जस्ट मैंने अभी ट्राई किया है तो इट इज अवेलेबल। आपकी पॉइंट इज वेल टेकन, लेकिन बहुत सारे लर्नर्स ऐसे भी हैं जो इग्नू की वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करेंगे, लेटर ऑन दे आल्सो मे हैव द सेम डाउट। तो हम लोग अपने लर्नर्स को ये बताते हैं कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज ही, रिसोर्सेज ही यूज कीजिए विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, बोनाफाइड वेबसाइट ऑफ इग्नू, दैट इज www.ignu.ac.in। कोई ऐसे सेकेंडरी रिसोर्सेज जो बहुत सारे आपको मिलेंगे उनसे इन्फ्लुएंस से अट्रैक्टेड मत होइए, बस। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू अंशुमन जी से कुछ बात करना चाहते हैं। पूनम थोड़ा शॉर्ट में पूछे क्योंकि अब हम लोग हमारे 3-4 और स्टूडेंट्स हैं। पूनम द्विवेदी जी, रिचा, रजनी वर्मा, जुबेडी। हेलो सर, गुड इवनिंग। प्लीज बताइए सर, जो समर्थ पोर्टल है वो स्टूडेंट पोर्टल ही है?
हाँ बिल्कुल, वो अभी आप नहीं करेंगे, जब आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तब वो स्टूडेंट पोर्टल पर आप अदरवाइज सर हमें कौन सा पोर्टल यूज करना है? ignu.ac.in Okay. Okay, just the website. There's no other portal like नहीं, Summer. no. Okay. Okay. Thank you. So can we leave if we don't have any query? हाँ, yes, please. Thank you so much, sir. जुबी ये रिचा जी कुछ पूछना चाह रही है? हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मुझे बस मेजर डूज एंड डोंट्स ऑफ द असाइनमेंट्स के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। लाइक मैम ने ब्रीफ किया कि हमें रूल पेपर पे लिखना है एंड वर्ड लिमिट इज वेल गिवन। वो जो असाइनमेंट्स का जब आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें एक पेज में पूरा कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंगली डूज एंड डोंट लिखा। हम आपको जनरल बात बताते हैं कि वर्बेटम कॉपी नहीं करना है, A4 साइज के पेपर में करना है, और अलग अलग करना है। जैसे 4 कोर्सेज है, चारों को एक साथ स्टेपल नहीं करना, अलग अलग स्टेपल करके आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा कराना। फर्स्ट पेज में आपको पूरा डिटेल्स लिखना है, और असाइनमेंट का जो वर्ड लेंथ होगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और नंबर के अकॉर्डिंगली आपको लिखना होगा। हाँ जी, एंड इन कलर वी कैन यूज ब्लू एंड ब्लैक। डेफिनेटली एनी कलर, एनीथिंग यू कैन यूज, बट बहुत बड़ा मत लिखिएगा, उसको एग्जाम प्रैक्टिस की तरह लिखिएगा, और बुक से वर्बेटम मत उतारिएगा, मतलब इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। या थैंक यू सो मच। जूबी डी पॉल मैडम कुछ पूछना चाहती हैं? यस, गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जो बहुत जरूरी था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको हमें बताया सर। Actually, I have already been a student of IGNOU. मैंने MA इंग्लिश कंप्लीट किया है। आज मेरा डाउट ये है कि जो असाइनमेंट अपने पास है जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 के लिए अवेलेबल है। अभी अगर मुझे एग्जाम देना है, दैट इज मैंने जनवरी 2022 के लिए एनरोल किया है, अगर मैं दिसंबर में नहीं दे पा रही हूँ, इफ आई एम गिविंग इट इन जून, तो ये जो असाइनमेंट है वो मुझे अभी ही देना रहेगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं उसको करवा? इट्स अ वेरी सिंपल रूल। अगर दोनों अलग अलग चीजें, अगर आप असाइनमेंट मैनेज करके दे देती हैं तो वो एक बार अगर आपका इवैल्यूएट होगा और आप पास हो गए तो दोबारा आपको नहीं देना। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि अभी हम नहीं असाइनमेंट भी नहीं देंगे, तो नेक्स्ट सेशन में आपको जो जनवरी 23 के लिए जो असाइनमेंट वैलिड होगा वो देना। या तो वो क्वेश्चन पेपर मेरा डिफरेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सभी लोग का प्रश्न पूरा हो गया, और अब एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस कार्यक्रम को मैं बंद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर विनी टॉम्स मैम को, जिनके तत्वाधान में ये इंडक्शन मीटिंग कराई जा रही है। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम को, जिन्होंने बहुत ही सरलता से, सुलभता से छात्रों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और बहुत सारे उनके क्वेरीज को चैट बॉक्स में सॉल्व किया। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साथी डॉक्टर सुभाष रंजन नायक जी का एवं डॉक्टर स्मृति गार्गव जी का, जो सदैव छात्रों के जो भी प्रश्न आते हैं या जो भी उनकी सहायता होती है उनको करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो टीम इग्नू है वो आप सभी लोगों को जो भी रेलेवेंट ज़रूरतें हैं वो हमेशा आपके लिए तत्पर है। सहायता के लिए आप कभी भी मेल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रशासनिक बाधाएं हैं या जो हमारी चैलेंजेस या कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना ही पड़ता है हमको। और चलने से पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय में जुड़े हैं, और अगर आप फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है या जो हमारे वेबसाइट पर दिया हुआ है या जो हमारे फेसबुक या यूट्यूब पर जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनके अलावा आपको और किसी भी साइट्स या किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इन्हीं को फॉलो करें, और इसमें जो भी जानकारी दी गई हो अगर आप उसको अक्षरता फॉलो करते हैं, धीरे धीरे कोविड की भी सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो फिर से सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएगी। जो लोग जैसे अभी कह रहे हैं कि 15 मई हो गया, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड ओवर। आप इस चीज़ को समझिए, अभी हम लोगों ने 11 अप्रैल को दिसंबर का एग्जाम खत्म किया है। सो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट वी आर होपफुल
कि आपको बहुत शीघ्र आपके जो ये छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज है, खासतौर मटेरियल का, वो मिल जाएगा। और जब तक आपको मटेरियल नहीं मिलता है, ई ज्ञान कोश पर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने डाउट्स को लिखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए और उनको देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपकी तैयारी कहाँ तक हो पा रही है, उसको रिप्लाई करने के लिए। और असाइनमेंट्स को भी आप डाउनलोड करके आप उसको एक रफ ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे। और चलते चलते मैं एक और बात बता दूं कि इग्नू का एक नियम है कि अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन यानी 2 इयर्स में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। और ये गोल्ड मेडल किसी विशिष्ट अतिथि द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी 26 अप्रैल को कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हुआ, 35वां दीक्षांत समारोह, जहां पर माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इग्नू के भोपाल इग्नू क्षेत्र के छात्र श्री संतोष भदौरिया जी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोगों में से कुछ लोग अपने अपने विषयों में गोल्ड मेडल अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।